देखिए विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 1। तो अध्याय 1 में मैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बता चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक ओटी आएगी 1 नंबर की। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की। ठीक है, इसमें दूसरा टॉपिक ये है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, और रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए रासायनिक अपक्रिया, देखो संयोजन अपक्रिया, वियोजन, इसको अपघटन भी बोलते हैं, अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, और बाद में ये उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम संयोजन और वियोजन अपक्रिया को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन देखेंगे, और फिर ये लास्ट में ये। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन अपक्रिया काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन से क्या है मतलब, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, कोयले का दहन, C कार्बन हो गया, O ऑक्सीजन, तो C+O2 = CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे समझने के लिए मैं बता दूं, ये जो होता है ये होता है अभिकारक। ठीक है, ये जो हिस्सा है लेफ्ट हैंड साइड का अभिकारक, और ये होता है उत्पाद। ठीक है, RHS वाला जो हिस्सा है पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब इसको और पढ़ेंगे तो और आसान लगेगा। देखो ऐसी अभिक्रिया, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखो 2 अभिकारक हैं, ये एक और एक ये 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, ये सिंगल उत्पाद बन रहा है, देखो एकल, एक ही उत्पाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है। उदाहरण C, ये क्या है, ये S सिंबल है, सब्सटेंस का सिंबल है, पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ, और G मतलब गैस। ठीक है, अच्छा तो C+O2 क्या हो गया, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, संयोजन अपक्रिया का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ 2 पदार्थ हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ के अभिकारक मिलकर, क्योंकि ये इस साइड इसको हम अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसे याद करने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे वियोजन अपक्रिया की। ठीक है, तो वियोजन अपक्रिया को देखें, इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। जो संयोजन अपक्रिया थी उसी का बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे क्या था, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एकल जो अभिकारक है उससे 2 उत्पाद या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ वही इसी की जो डेफिनेशन क्या हो गई वियोजन की, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, अब इधर एकल अभिकर्मक है। ठीक है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ये एकल अभिकर्मक 2 इनमें उत्पाद में टूट गया। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे चूना पत्थर है, CaCO3, ये ठोस है इसीलिए S लिखा है, सब्सटेंस। ठीक है, और इसको हीट किया, ऊष्मा दी, ऊष्मा का एक सिंबल ऐसे भी होता है, ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, अब तो ये क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaO। ठीक है, और प्लस CO2 गैस रिलीज हो गई, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। ठीक है, तो ये उसका क्या हुआ, एक उदाहरण किसका, वियोजन अपक्रिया का। तो इसे याद करना, ठीक उसका उल्टा, इसमें क्या हुआ, एकल अभिकारक जो है वो अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बट जाता है। ठीक है, इसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक उसका उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। अब यहाँ पे आगे लिखा है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी हमने इसको तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया, ऊष्मा का, इसका। तो प्रकाश और विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके भी हम ये वियोजन अपक्रिया को पूरा करते हैं। इसका एक क्वेश्चन ऐसा है बुक में, तो वो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे इसको हम। तो अभी इतना ही याद रखो तुम, इनकी डेफिनेशन, संयोजन और वियोजन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम विस्थापन और द्विविस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया नाम से ही पता चल रहा है किसी, मतलब यहाँ पे जैसे विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये है कि जैसे इसको इसके हिसाब से थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा है, ये उदाहरण Fe आयरन होता है, लोहा Fe, और ये CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो Fe है ये Cu को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, विस्थापन अपक्रिया। Cu को यहाँ से विस्थापित किया, इसको यहाँ से हटा दिया, और ये Fe खुद यहाँ पे आ गया, देखो। ठीक है, और SO4 ये लिखाइए, तो ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन था ये आयरन सल्फेट का विलयन बन गया। ठीक है, और ये जो Cu है ये यहाँ पे विस्थापित हो गया, ये विस्थापित हो गया, विस्थापन हो गया इसका, और ये जो था Fe वो यहाँ पे आ गया, इसको हटा दिया, Cu को यहाँ से हटा के Fe यहाँ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, आराम समझ में आ रहा है। इसकी अब जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से बिल्कुल लिख सकते हो, नहीं तो इसको एक बार और पढ़ लो। देखो, जब किसी अभिक्रिया में, अब ये अभिक्रिया जो हो रही है इसमें एक अभिकर्मक तत्व जैसे ये है, ठीक है, दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित, अब ये किसको विस्थापित कर रहा है, इसको। ठीक है, तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखो इसको हटा दिया और स्वयं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बिल्कुल आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से अब ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम्पल लिया है, तो ये Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे क्या करना है, बस Cu को अलग हटा दिया, विस्थापित कर दिया, यहाँ पे Fe आ गया, इसको हटा के, तो FeSO4 प्लस Cu। ठीक है ना, अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, हाँ देखिए अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसे कैसे याद रखना है, देख लो मेरे साथ, बहुत आसान है। यहाँ लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, उन्हें द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। यानी कि इन दोनों में विस्थापन होगा, कैसे होगा देख लो। यहाँ लिखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है ये, और ये है BaCl2, ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, Ba, देखो ये जो Ba है इसके साथ में क्या आ रहा है, SO4 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट हो गया। अब जो बचा वो क्या है, Na2 और Cl2, तो ये 2 यहाँ आगे लिख दिया हमने, बात वही है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, और Na, ये Na और Na के साथ में क्या आ गया, Na के साथ में ये Cl आ गया, ये जो है, एक मिनट, ये यहाँ पे Na के साथ में क्या आ गया, देखो NaCl ये। ठीक है, ये दोनों एक साथ देखो BaSO4 हो गया और NaCl हो गया, ये जो 2 है दोनों का, ये 2 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे अब इन दोनों में विस्थापन हो रहा है, इसीलिए द्विविस्थापन अपक्रिया, ऐसे समझ लो आप इसको, याद भी रहेगा आराम से। ठीक है, दोनों में विस्थापन हो रहा है, तो याद क्या रखना है, देखो इस तरह से पहले शुरुआत यहाँ से होगी, Ba लिखा, Ba के साथ में इसका सेकंड वाला पार्ट, ये 2 पार्ट में बांट दिया, तो Ba के साथ में ये वाला पार्ट, जो ये वाला हिस्सा है SO4, ये इसके साथ आ गया, फिर Na लिख दो, उसके साथ में Cl आ गया, ये जो 2 है ये आगे यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे उपचयन अपचयन। ठीक है, हाँ देखिए अब बचा था उपचयन और अपचयन, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, इसको रेडॉक्स अपक्रियाएं भी कहते हैं, और अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब कभी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे, इसका उपचयन हुआ। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या कहेंगे, उसका अपचयन हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसे देखो, इसका जो उदाहरण है वो ये है, CuO प्लस H2, इसको हीट करेंगे, तापमान लिखाइए, तो क्या होगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो ये उदाहरण इस तरह दिया है, देखो उपचयन में क्या हो रहा है, उपचयन में देखो क्या हो रहा है, H2 लिखा था तो यहाँ क्या आ गया, H2O, ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि।
समझ गया ना। और यहाँ से ऑक्सीजन हटके यहाँ आ गया तो उपचयन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं इस केस में देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो यहाँ अपचयन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया यहाँ चला गया था। ठीक है, तो अब इसे याद रखने के लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, काफ़ी आसान है, बहुत अच्छी लगेगी आपको याद रखने के लिए, इसीलिए लिखा। देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O, ठीक है। देखो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो उपचयन, कमी हो रही है तो अपचयन। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा याद रखो। देखो वृद्धि के लिए ये वृद्धि हो रही है, उपचयन अपचयन, वृद्धि हो रही तो उपचयन, कमी हो रही तो अपचयन, वैसे ही याद रहेगा। सिंपल, ये मेरी ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, तो उपचयन जब वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन में और जब कमी हो रही तो अपचयन। ठीक है, और उपचयन वैसे भी याद रहेगा, ऊ से ऊपर तो वृद्धि हो गई तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, अपचयन तो ये एक याद रहेगा तो याद रहेगा, उपचयन अपचयन, बस खत्म बात। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब इसमें हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, और आप देख लो अभ्यास में। देखिए इसमें एक क्वेश्चन नंबर अभ्यास का, देखो अभ्यास में क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसे ज़रूर याद कर लें। इनको मैं एक बार बता भी दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। और ये भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, दो इसका एक पार्ट आ चुका है उसमें छेपी वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें ये तो देखो मैं अभी बता ही चुका हूँ, तो इन क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ये अभी बता ही चुके हैं सब। ठीक है ना, इसके बाद उपचयन अपचयन में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में है, ये जो बता चुका हूँ ये क्वेश्चन नंबर 16 ही है ये जो बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद बाकी सब सरल है, क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेना बस। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। और ये लोहे में जंग क्यों लगती है तो तुम्हें पता ही है, ये सब आसान है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है इसी के साथ। इसमें अब एक टॉपिक और बचा है, संचारण और विकृत गंधिता वाला, उसको हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है।